नमस्ते छात्रों। आज हम कक्षा 7वीं की जो किताब है वसंत भाग 2, इस किताब में जो 5वां पार्ट है मिठाई वाला, इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर का आज हम अध्ययन करने वाले हैं। आपके किताब में पेज नंबर 30 पे वो क्वेश्चन आंसर प्रश्न अभ्यास के रूप में दिए गए हैं। तो आपको इधर दिखाई दे रहे होंगे ये प्रश्न अभ्यास। प्रश्न अभ्यास के नीचे अलग अलग तरीके से प्रश्न दिए गए हैं, जैसे कि कहानी से आगे, अनुमान और कल्पना, भाषा की बात, इसी प्रकार। तो एक एक प्रश्न हम देखेंगे और उसका आंसर किस प्रकार लिखना चाहिए ये भी हम देखेंगे। तो कहानी से यानी कि कहानी के आधार पर कुछ प्रश्न दिए गए। उसमें पहला है, मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वो महीनों बाद क्यों आता था। तो कहानी देखते समय हमने देखा था कि मिठाई वाला जो था वो अलग अलग चीज़ें बेचता था और वो महीनों बाद आता था। अभी वो अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था, तो उसका आंसर हमें लिखना चाहिए। अभी वो अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था, क्योंकि उन्हें या उसे बच्चों में उत्सुकता बनाए रखने के लिए वो अलग अलग चीज़ें बेचता था। बच्चे एक ही चीज़ से ऊब न जाए, इसीलिए वो अलग अलग चीज़ें बेचता था। अभी बच्चों के मन में हमेशा के लिए याद रहे, इसीलिए वो महीनों बाद आता था। और वो बच्चों से या बच्चे जो है साथ ही चीज़ें न मिलने से बच्चे रोए, ऐसा मिठाई वाला नहीं चाहता था। इसीलिए मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें बेचता था। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, आप यहाँ देखो। बच्चे एक चीज़ से ऊब न जाए, इसीलिए मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें बेचता था। बच्चों में उत्सुकता बनाए रखने के लिए वह महीनों बाद आता था। साथ ही चीज़ें न मिलने से बच्चे रोए, ऐसा मिठाई वाला नहीं चाहता था। तो इसी प्रकार पहले क्वेश्चन का आंसर हमें लिखना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है, मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे। तो आपको मालूम है, बच्चों की तरह बच्चे तो मिठाई वाले की ओर खींचे जाते थे, आकर्षित होते थे, लेकिन बच्चों के साथ साथ जो बड़े लोग थे वो भी उसकी तारीफ करते रहते थे। तो ऐसा क्यों करते थे, क्योंकि जो मिठाई वाला था, वो मिठाई वाले की जो आवाज़ थी वो कैसी थी, मादक यानी कि मस्त, मधुर, कोमल आवाज़ थी। वो गा गा कर क्या करता था, अपनी चीज़ें बेचता था, है ना। कम सस्ते में खिलौने देता था, सस्ते में जो चीज़ें वो देता था। उसके हृदय में बच्चों के लिए स्नेह था, प्यार था। वो कभी भी गुस्सा नहीं करता था और हर बार एक नई चीज़ लेकर आता था। इसी कारण मिठाई वाले की ओर बच्चों के साथ साथ बड़े भी क्या हो जाते थे, खींचे जाते थे या आकर्षित होते थे। तो इसी प्रकार इसका आंसर हमें लिखना चाहिए। जैसे देखो, मिठाई वाला मादक मधुर ढंग से गाकर अपनी चीज़ों को बेचता था। वह कम लाभ में बच्चों को खिलौने तथा मिठाइयाँ देता था। उसके हृदय में बच्चों के लिए स्नेह था, वह कभी गुस्सा नहीं करता था, हर बार नई चीज़ें लाता था। तो इसी प्रकार ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर हमें लिखना चाहिए। उसके नीचे तीसरा क्वेश्चन है, विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। क्या लिखा है कि विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं। तो आपको मालूम है कि विजय बाबा यानी चुन्नू मुन्नू के पापा, तो वो ग्राहक थे यानी कि वो चीज़ें खरीदते थे और मुरली वाला अपनी चीज़ बेचता था। तो दोनों अपने अपने पक्ष में अपनी अपनी जो बातें करते थे वो
समर्थन करते थे, तर्क पेश करते थे, तो वो क्या था, है ना। तो आपको मालूम है कि विजय बाबू एक ग्राहक के रूप में क्या करते थे, अपना तर्क पेश करते थे और वो कहते थे कि तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है ना। जैसे कि हम दूसरों पर एहसान कर रहे हैं, ऐसे दिखाते हैं, सभी को दो दो पैसे में देते हैं, लेकिन मुझे दो पैसों में देकर आप मुझे पर एहसान कर रहे हो ऐसे दिखाते हैं, ऐसे विजय बाबू मुरली वाले को बताते हैं। तो ये उनका एक तर्क था, ऐसे वो यहाँ पेश करते। दूसरा जो विक्रेता है यानी कि मुरली वाला है, वो क्या है, विक्रेता, यानी कि वो अपनी चीज़ बेचता है। तब वो अपनी तर्क में क्या कहता है, तो कहता है कि आपको क्या मालूम हो है कि इस चीज़ का मोल भाव कितना है, मैं कम इसमें क्यों बेचता हूँ, है ना। इसका अंदाज़ा आपको नहीं है। चाहे दुकानदार पर आप विश्वास रखो या न रखो, लेकिन हम क्या करते हैं, आप हानि पहुंच कर भी, है ना, हानि उठा कर भी हम ये चीज़ें क्या करते हैं, बेचते हैं, ऐसे मुरली वाला विजय बाबू को बताता है। तो इसी प्रकार ये अपना अपना तर्क पेश करते हैं। तो इसी प्रकार इसका आंसर लिखना चाहिए। जैसे देखो यहाँ, एक ग्राहक के रूप में विजय बाबू अपना तर्क पेश करते हुए कहते हैं कि तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है, सबको एक ही भाव से सामान बेचते हो, ग्राहक को अधिक दाम बताकर उल्टा ग्राहक पर ही एहसान का बोझ लाद देते हो। तो विक्रेता यानी मुरली वाला क्या कहता है, एक विक्रेता के रूप में मुरली वाला अपना तर्क पेश करता हुआ कहता है, आपको चीज़ों की असली लागत का अंदाज़ा नहीं है, इसीलिए दुकानदार चाहे हानि उठाकर ही चीज़ें क्यों न बेचे, पर ग्राहक को हमेशा ही लगता है कि हम उन्हें लूट रहे हैं। ग्राहक को दुकानदार पर विश्वास नहीं होता है। मुरली वाला कहता है कि असली दाम 2 पैसा ही है, मैंने पूरी 1,000 बनाई थी। तो इसी प्रकार वो दोनों अपने अपने तर्क क्या करते हैं, पेश करते हैं। उसके आगे चौथा सवाल है, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया थी, है ना। आपको मालूम है कि जब खिलौने वाला आता है तो बच्चों की क्या प्रतिक्रिया रहती थी, यानी कि बच्चे क्या होते थे, खिलौने वाले को देखकर पुलकित हो उठते थे, आश्चर्यचकित हो उठते थे। बच्चों का झुंड उस खिलौने वाले के आसपास रहता था, उनकी तारीफ करते थे, उसे घेर लेते थे और वो अपने पैसे देकर क्या करते थे, खिलौने खरीदते थे। वो मोल भाव करते थे, अपनी तोतली आवाज़ में, तोतली बोली में वो खिलौने मांगते थे कि इच का भाव क्या है, इच का भाव, यानी कि इसी प्रकार वो कहते थे। तो खिलौने वाले के आने पर बच्चों की इसी प्रकार प्रतिक्रिया रहती थी, ये हमें कहानी में दिखाई देता है। तो इसी प्रकार इसका आंसर लिखना चाहिए। देखो यहाँ, खिलौने वाले के आने पर बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते थे। बच्चों का झुंड खिलौने वाले को चारों तरफ से घेर लेता था। वे पैसे लेकर खिलौने का मोल भाव करने लगते थे। खिलौने पाकर बच्चे खुशी से उछलने कूदने लगते थे। तो इसी प्रकार इसका आंसर हमें लिखना चाहिए। पांचवा सवाल है, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर में खिलौने वाले का स्मरण क्यों आया, है ना। जो तीसरा सेक्शन था, हिस्सा था, उसमें हमने देखा था कि मुरली वाला जब मुरली बजा या पुकारता है, गा गा कर खिलौने बेच रहा था, है ना, तब उसी प्रकार जिस प्रकार उसकी आवाज़ थी, उसी प्रकार की आवाज़ किसकी थी, खिलौने वाले की थी, यानी कि दोनों के स्वर पहचाना जैसा लगता था। इसीलिए रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाला का स्मरण हो जाता है। तो इसी प्रकार इसका आंसर हमें लिखना चाहिए। देखो यहाँ, मुरली वाला भी खिलौने वाले की तरह ही गा गा कर खिलौने बेच रहा था। रोहिणी को खिलौने वाले का स्वर जाना पहचाना लगा, इसलिए उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। तो इसी प्रकार इसका आंसर हमें लिखना चाहिए। आगे का क्वेश्चन है 6, किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था, उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया।
तो आपको मालूम है जो चौथा हिस्सा है वो देखते समय हमने देखा था, है ना, कि मिठाई बेचते समय जब विजय बाबू बाबू के घर जब आता है ना, तो दादी माँ के जरिए रोहिणी पूछना चाहती है चुन्नू मुन्नू की माँ, क्या पूछना चाहती है कि आप इतने सस्ते में ये चीज़ें क्यों बेच देते हो, है ना, क्या कारण है। तब वो भावुक हो जाता है, और भावुक होने के बाद वो अपनी कहानी क्या करता है, उन्हें बताता है। और कौन सी कहानी, कि वो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था उस नगर में, बड़ा व्यक्ति था, उसके पास पैसे गाड़े मकान बंगला सब कुछ था, पत्नी थी, दो बच्चे थे, अच्छा खासा संसार था। लेकिन क्या हो गया, एक दिन उसके बच्चे और उनकी पत्नी जो है वो गुजर गई, उन्हें छोड़कर चली गई। और इसी कारण उसने इस व्यवसाय को क्या किया है, अपनाया है। अभी वो जिंदा नहीं है, इसीलिए वो इस व्यवसाय को क्या करता है, अपनाता है। तो इसी प्रकार इसका क्या करना चाहिए, आंसर लिखना चाहिए। देखो यहाँ, रोहिणी की बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया। इस तरह के जीवन में उसे अपने बच्चों की झलक मिल जाती है। उसे ऐसा लगता है कि उसके बच्चे इन्हीं में कहीं हंस खेल रहे हैं। यदि वो ऐसा नहीं करता तो उनकी याद में घुल घुल कर मर जाता, क्योंकि उसके बच्चे अब जिंदा नहीं थे। इसी कारण उसने इस व्यवसाय को अपनाया। तो इसी प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर हमें लिखना चाहिए। आगे सातवां क्वेश्चन है, अब इस बार ये पैसे न लूँगा, कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा। तो कहानी के अंत में हमने देखा था कि मिठाई देने के बाद मिठाई वाला दादी माँ से पैसे नहीं लेता है, और वो बिना पैसे उठाए वो क्या करता है, वहाँ से चला जाता है। और उस वक्त क्या हुआ था, तो वो अपनी कहानी बता रहा था, तो वो भावुक हो जाता है, और वो चुन्नू मुन्नू को देखकर उसे अपने बच्चों की याद आ जाती है, उन्हें स्मरण हो जाता है। और इसीलिए उसे लगता है कि मेरे बच्चे होते तो मैं उनसे पैसे ले लेता क्या, नहीं, इसीलिए वो क्या करता है, वो वैसे मिठाई देकर वहाँ से चला जाता है। तो देखो इसी प्रकार इसका आंसर लिखना चाहिए। कहानी के अंत में रोहिणी द्वारा मिठाई के पैसे मिठाई वाले ने लेने से मना कर दिया, क्योंकि चुन्नू और मुन्नू को देखकर उसे अपने बच्चों का स्मरण हो आया। उसे ऐसे लगा मानो वो अपने बच्चों को ही मिठाई दे रहा है। तो इसी प्रकार इसका आंसर लिखना चाहिए। आगे जो आठवां क्वेश्चन है, इस कहानी में रोहिणी चिक के पीछे से बात करती है। क्या आज भी औरतें चिक के पीछे से बात करती है? यदि करती है तो क्यों? आपकी राय में क्या यह सही है? तो आपको मालूम है पुराने ज़माने में पर्दा प्रथा थी, है ना, पर्दे के पीछे से ही औरतें बातें करती थी। और इसीलिए कहानी भी कैसी है, पुरानी है। इसीलिए इसमें भी क्या दिया गया है कि जो रोहिणी है ना, विजय बाबू की पत्नी यानी चुन्नू मुन्नू की माँ, वो क्या करती है, जो कुछ बाहर के या फेरी वाले जब आते हैं तो वो सामने नहीं आती है, चिक के पीछे रहती है, मतलब है ना, घूंघट के पीछे पर्दे के पीछे रहती है। तो इसी प्रकार वो पीछे रहकर ही बातें करती है। आज भी हम देखते हैं कि ग्रामीण जो भाग है, हिस्सा है, उन रूरल एरिया में भी हमें ये प्रथा दिखाई देती है ना। और इसी प्रकार पुराने ज़माने में जो अलग अलग परिवार रहते थे, मुस्लिम परिवारों में भी ऐसी कुछ प्रथाएं होती रहती है। तो ये पर्दे के पीछे से बातें करती है। लेकिन आज ये प्रथा जो है वो क्या हो रही है, धीरे धीरे कम होती जा रही है। और ये प्रथा जो है, ये प्रथा अच्छी है क्या, तो नहीं है, क्योंकि ये प्रगति के में बाधक है, तो ये अच्छी नहीं है। तो इसी प्रकार इसका आंसर हमें लिखना चाहिए। तो देखो, आज भी कुछ औरतें चिक के पीछे से बात करती है, जैसे ग्रामीण महिलाएं तथा कुछ मुस्लिम परिवारों की महिलाएं भी ऐसा करती हैं, क्योंकि उनमें पर्दा प्रथा का प्रचलन आज भी है। आज के समाज में पर्दा का प्रथा सही नहीं है, इसका प्रचलन धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि इससे महिलाओं का संकोच पता चलता है, जो उनकी प्रगति में बाधक है। तो इसी प्रकार
क्या होता है, इस प्रकार इस सवाल का जवाब हमें लिखना चाहिए। अब ये दूसरा है कहानी से आगे, उसमें कुल मिला के 3 सवाल है। उसमें पहला है मिठाई वाले के परिवार के साथ क्या हुआ होगा, सोचिए और इस आधार पर एक और कहानी बनाइए। तो आप ये कल्पना की करके लिख सकते हैं ना। इसमें क्या हुआ होगा ये नहीं दिया है, लेकिन बच्चा और उसकी जो पत्नी है वो गुजर गई है, उन्हें छोड़कर चली गई है ना, मर गई है। तो ये क्यों हुआ होगा हम कल्पना करके भी लिख सकते हैं, उसकी एक कहानी बना सकते हैं। जैसे कि उनकी दुर्घटना हुई होगी जो कुछ, या वो कहीं गांव जाते होंगे तो गांव जाते समय उनकी गाड़ी की दुर्घटना हुई होगी और उसमें उसकी पत्नी और जो बच्चे हैं उनकी मृत्यु हुई होगी, और जो फेरी वाला है या मिठाई वाला है वो बच गया होगा। और इसी कारण क्या है, ये कहानी हम इसी प्रकार यहाँ लिख सकते। तो देखो यहाँ, मिठाई वाला एक प्रतिष्ठित तथा सुखी संपन्न व्यापारी था। दुर्घटनावश किसी दिन उनकी पत्नी उनके दोनों बच्चों की मृत्यु हुई हो गई। पत्नी और बच्चों के न होने के कारण व्यापारी को अपना अस्तित्व और अपनी संपत्ति व्यर्थ लग रही थी। अतः इसके कारण मिठाई वाले ने अपने दुख को भुलाने के लिए दूसरे बच्चों की खुशी में अपनी खुशी को ढूंढने की चेष्टा की। इसमें उसे काफ़ी हद तक सफलता भी मिली। तो इसी प्रकार ये हम जवाब लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हाट मेले, शादी आदि आयोजन में कौन कौन सी चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा आकर्षित करती है, उनको सजाने बनाने में किसका हाथ होगा, उन चेहरों के बारे में लिखिए। तो आपको मालूम है हम घर में अलग अलग प्रकार के समारोह मनाते हैं। शादी का समारोह होता है, हाट मेले का समारोह होता है। तो ये अलग अलग समारोह में हम क्या करते हैं, घर को सजाते हैं, आकर्षित बनाते हैं। तब आकर्षित करने के लिए, घर को सजाने के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार की चीज़ें लाते हैं। जैसे कि मिठाइयाँ लाते हैं, खिलौने लाते हैं, झूले लाते हैं, पकोड़े लाते हैं, कपड़े लाते हैं, है ना, गुब्बारे लाते हैं। तो अलग अलग प्रकार की चीज़ें लाकर हम क्या करते हैं, सजाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये चीज़ें ये अलग अलग व्यक्ति बनाते हैं, अलग अलग आदमी बनाते हैं। जैसे कि मिठाई, हलवाई जो होता है वो मिठाई बनाता है। खिलौने वाला जो कारीगर लोग होते हैं वो कारीगर लोग खिलौने बनाते हैं। झूले जो होते हैं वो एक से अधिक श्रमिक लोग होते हैं, वो झूले बनाते हैं। तो ये जो लोग होते हैं, ये जो आदमी होते हैं, उनके चेहरे में परिश्रम का भाव होता है। उनकी व्यस्तता स्पष्ट झलक दिखाई देती है। और ये लोग सभी क्या करते हैं, उनके इन चीज़ों के पीछे होते हैं। तो इसी प्रकार इसका आंसर हमें लिखना चाहिए। हाट मेले, शादी में निम्नलिखित चीज़ें हमारे ध्यान आकर्षित करती है। जैसे कि मिठाइयाँ, खिलौने, झूले, चाट, पकोड़े आदि। मिठाइयाँ हलवाई द्वारा बनाई जाती हैं, खिलौने कारीगरों द्वारा बनाए जाते हैं तथा झूले एक से अधिक श्रमिक मिलकर लगाते हैं। उनके चेहरे में परिश्रम तथा उनकी व्यस्तता स्पष्ट झलकती है। तो इसी प्रकार इसका आंसर हमें लिखना चाहिए। उसमें तीसरा सवाल है उसमें तीसरा सवाल है, इस कहानी में मिठाई वाला दूसरों को प्यार और खुशी देकर अपना दुख कम करता है। इस मिजाज की और कहानियाँ, कविताएं ढूंढिए और पढ़िए। तो आपको ऐसी कहानियाँ ढूंढनी है और पढ़नी है। इसका आंसर यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको वो ऐसी कहानी है आपने पढ़ी भी होगी, सुनी होगी, तो और ढूंढकर पढ़नी है। उसके आगे तीसरा तरीका है अनुमान और कल्पना। उसमें पहला सवाल है, आपकी गलियों में कई अजनबी फेरी वाले आते होंगे। तो आपको मालूम है गांव में, नगर में कई फेरी वाले आते हैं। आप उनके बारे में क्या क्या जानते हैं? अगली बार जब आपकी गली में कोई फेरी वाला आए तो उससे बातचीत कर जानने की कोशिश कीजिए। यानी कि आप ये जानने की कोशिश भी कर सकते कि उनके बारे में क्या क्या होता है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, वो फेरी वाले के बारे में जब वो आएंगे तो उनके बारे में जानने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे कि कपड़े बेचने वाला आता है, सब्जी बेचने वाले आते हैं, खिलौने बेचने वाला आता है ना, अलग अलग लोग आते हैं। दूसरा सवाल है उसमें,
आपके माता पिता के ज़माने से लेकर अब तक फेरी वाले की आवाज़ों में कैसा बदलाव आया है, बड़ों से पूछकर लिखिए। तो क्या बदलाव आया है ना, तो आप अपने माता पिता से पूछकर लिख सकते हो। जैसे कि वक्त के साथ फेरी के स्वर भी बदल गए हैं ना, फेरी वाला का जो स्वर है वो बदल गया है, वो नए नए स्वरों में आवाज़ निकलता है। जैसे पहले फेरी वाले गाकर या कविता के माध्यम से मधुर स्वर में अपने उत्पाद या चीज़ है वो बेचने का काम करते थे। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज के फेरी वालों के स्वर में वैसी मधुरता सुनने को मिलती है क्या? तो नहीं मिलती है। साथ ही लाउड स्पीकर जैसे उपकरणों का भी प्रयोग होता है। जैसे कि आप सब्जी बेचने वाले देखते हो, तो वो गाड़ी आती है, उसमें लाउड स्पीकर लगाए रखता है और वो हमेशा बोलता रहता है। यानी कि पहले जैसे फेरी वाला अभी कोई गाकर नहीं बेचता है या कुछ सेंटेंस नहीं बोलता है, तो लाउड स्पीकर का भी उपयोग करते हैं। तो इसी प्रकार इसका आंसर हमें लिखना चाहिए। आगे तीसरा है, आपको क्या लगता है वक्त के साथ फेरी के स्वर कम हुए हैं, कारण लिखिए। तो आपको ये इमेजिनेशन अनुमान करके लिखना है कि क्यों फेरी वाले के स्वर कम हुए हैं। क्योंकि जैसे देखा जाए तो अभी गांव गांव में दुकान बन रहे हैं, हर एक दुकान में जो चीज़ चाहिए वो चीज़ हमें मिल रही है, इसलिए फिर वालों की स्वर कम हुए है ना। खिलौने का दुकान गांव में होता है, मिठाइयों का दुकान गांव में होता है, कपड़ों का दुकान गांव में होता है। तो इसी कारण अभी ये जो फेरी वाले होते हैं उनके स्वर हमें आज कम दिखाई देते। तो इसी प्रकार तीसरे क्वेश्चन का आंसर हमें लिखना चाहिए। उसके आगे है भाषा की बात। उसमें पहला है, देखो, मिठाई वाला, बोलने वाली गुड़िया। अभी दो शब्द है इसमें, है ना, मिठाई वाला और बोलने वाली गुड़िया। ऊपर वाला, ऊपर वाला का प्रयोग है, यानी कि दोनों शब्द में वाला लगा है ना, मिठाई वाला, बोलने वाली यानी कि वाला। आप बताइए पहला उसमें वाला से पहले आने वाले शब्द संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि में से क्या है। यानी कि मिठाई वाला, मिठाई ये क्या है, संज्ञा है। बोलने वाला, बोलने वाली गुड़िया, है ना। अभी बोलने वाली ये विशेषण है, लेकिन गुड़िया ये क्या है, संज्ञा है ना। ऊपर लिखे वाक्यांश में उनका क्या प्रयोग है ना। तो मिठाई वाला, बोलने वाला, तो इसी प्रकार तो इसका आंसर हमें लिखना चाहिए। जैसे कि देखो है, मिठाई वाला, वाला से पहले आने वाला शब्द क्या है, संज्ञा, यानी कि मिठाई ये शब्द क्या है, संज्ञा है। बोलने वाली गुड़िया, बोलने वाली विशेषण है, गुड़िया शब्द क्या है, संज्ञा है। ऊपर वाले वाक्यांश में उनका प्रयोग किस व्यक्ति या वस्तु के लिए हुआ है। तो मिठाई वाला और गुड़िया वाला, गुड़िया ये जो है किसी वस्तु या व्यक्ति के लिए किया गया ये शब्द प्रयोग है। ओके, उसके नीचे तीसरा देखो, सॉरी दूसरा देखो। अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से दो ठो निकाल दो। तो ये दो ठो है ना, दो चीज़ें, दो बांसुरियाँ, दो मुरलियाँ, दो बर्तन। तो ये अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार के भाषाओं का उपयोग किया जाता है। जैसे उपयुक्त वाक्यों में ठो का प्रयोग जो है वो उत्तरी या पूर्व उत्तर प्रदेश और बिहार की भाषा में किया जाता है ना। तो दो ठो दे, चार ठे आलू दे, तीन ठे बटूले दे। तो इसी प्रकार वो लोग बोलते रहते हैं। हम कहते हैं कि दो मुरलियाँ दे दो, दो चीज़ें दे दो, ऐसे हम कहते हैं। तो उसी प्रकार वहाँ के लोग क्या करते हैं, वो संज्ञा के आगे, वो उस शब्द के आगे ठे लगाते हैं या ठो लगाते हैं। उसमें तीसरा देखो, वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। भाषा के ये प्रयोग आजकल पढ़ने सुनने में नहीं आते। आप ये बातें कैसे कहेंगे, है ना। तो इसी प्रकार के वाक्य हम आज नहीं सुनते हैं, हम सीधा सरल वाक्य पढ़ते हैं। जैसे कि वो भी जान पड़ते हैं पार्क में खेलने निकल गए, यानी कि हम यहाँ क्या लिखेंगे, क्या ऐसा प्रतीत होता है कि बच्चे पार्क में खेलने गए हैं। दूसरा सेंटेंस कैसे लिखेंगे, क्यों भाई किस तरह देते हो मुरली? तो हम कैसे पूछेंगे, तो ये मुरली कितने की है, ऐसे भी पूछ सकते हैं। दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ, यानी कि वहाँ रुकवाओ, ऐसे भी हम कहते हैं। तो इसी प्रकार हम क्या करते हैं, आज उसका सेंटेंस अलग तरीके से
पूछते बताते। जैसे कि देखो यहाँ पहला, प्रतीत होता है वे भी पार्क में खेलने निकल गए हैं। क्यों भाई मुरली किस भाव बेचते हो, ऐसे भी पूछते हैं हम। दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर भाव तो कीजिए, भाव तो कीजिए, इसी प्रकार। यानी कि ये अलग अलग सेंटेंस से हम पूछते हैं। तो इसी प्रकार इस पार्ट के जो क्वेश्चन आंसर है, भाषा की बात है, ये आज हमने देखा है। आपको कोई आशंका हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद।